हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पिछले लेक्चर में जो हमने एरर्स डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस वाली जो कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी, जहां पर हमने वो एंट्रीज या वो एरर्स डिस्कस किए थे जिनकी रेक्टिफिकेशन एक जर्नल एंट्री से पॉसिबल है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी। और वो रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको कैसे बनानी है, कैसे सोचनी है कि क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री हो सकती है किसी एरर की, और उसको कैसे सोचना है, उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स वगैरह बताया था। ये भी बताया था कि वो रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। और दो एग्जाम्पल्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखा था। ठीक है। अब क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टिफिकेशन वाला जो ये टॉपिक है, मतलब जहां पर एरर्स की रेक्टिफिकेशन प्रॉपर जर्नल एंट्री से हो सकती है, उन केसेस की एक इलस्ट्रेशन करेंगे। तो आ जाते हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में, और यहाँ पर देखो एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 2। यहाँ पर वो वाले एरर्स डिस्क्लोज किए हुए हैं, सॉरी डिस्क्लोज नहीं, डिस्कस किए हुए हैं, जो आप क्या कर सकते हो, एक जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई कर सकते हो। तो स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ओके। और यहाँ पर हम करना शुरू करेंगे इस इलस्ट्रेशन को। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है, द फॉलोइंग एरर्स वेयर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। राम प्रसाद एंड सन्स के बुक्स में ये एरर्स फाउंड हुई है। गिव नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। देखो इस लाइन से नेसेसरी एंट्रीज बोल के ही इंस्टीट्यूट ने आपको ये चीज बता दिया, आपकी हेल्प कर दी कि ये जो एंट्रीज है ना, जो यहाँ पर दी हुई हैं, एंट्रीज नहीं सॉरी, यहाँ पर एरर्स दिए हुए हैं, ये जो एरर्स हैं ये आप जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो फटाफट आप इसको देखते ही जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट वगैरह होता है वो सब बना लेना। ठीक है। तो वो चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखी है आपके सोल्यूशन के लिए। ठीक है। तो ये इन द बुक्स ऑफ, कौन था इसका नाम, इसका नाम था राम प्रसाद एंड सन्स। तो यहाँ पर लिखते हैं राम प्रसाद एंड सन्स। अब एक एक करके प्रॉब्लम को जो है पढ़ना चालू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर जो चार्ज वर्ड है ना, चार्ज का मतलब आप जान लेना, चार्ज मतलब होता है डेबिट। ठीक है। तो परचेज अकाउंट में फर्नीचर परचेज को डेबिट कर दिया। सेम वही एग्जांपल जो मैंने आपसे पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जहां पर एक मशीनरी हमने परचेज किया था 2000 का, और उसको परचेज अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया था। तो यहां पर एक्चुअली फर्नीचर खरीदा है हमने, गुड्स नहीं खरीदा। तो फर्नीचर जो खरीदा है उसकी डेबिट जो है परचेज अकाउंट में हो गई है। लेकिन जबकि डेबिट कहाँ होनी चाहिए, फर्नीचर जब परचेज होता है तो एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या सप्लायर जो भी है। अगर क्रेडिट में हुआ है तो टू सप्लायर, और कैश या बैंक से पे किया है तो टू कैश बैंक। तो क्रेडिट साइड तो ठीक है, क्रेडिट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट साइड में परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो चलो इसको ठीक करते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट को हमको करना पड़ेगा डेबिट, जो कि डेबिट नहीं हुआ था, और परचेज अकाउंट को करना पड़ेगा हमको क्रेडिट। ठीक है। तो आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम में। यहाँ पर फॉर्मेट बनी हुई है, सीरियल नंबर लिख लो 1, और यहाँ पर एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट था, अमाउंट था हमारा 500 रुपये का, 500 रुपीज़। ठीक है। डेबिट में 500 और क्रेडिट में भी 500 हमने लिख दिया। ठीक है। अब नरेशन इसका क्या होगा, नरेशन एक एंट्री का मैं लिख दे रहा हूं, बाकी एंट्रीज का नरेशन जो है मैं आपको बोल दूंगा। आप अगर मेरे साथ साथ कर रहे होगे तो पॉज करके अपने कॉपी में लिखते जाना। ठीक है। तो नरेशन इसका होगा बीइंग, या बीइंग हटा के इस बार लिखेंगे फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है। आप बीइंग भी लिख सकते हो सामने, मैं ऐसे लिखता हूं फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड, या क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज किया वो चार्ज है, तो हम वहीं पर यहाँ पर भी वही लिखेंगे। आप डेबिटेड भी लिख सकते हो, चार्ज टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है। ये हो गया नरेशन। अब आ जाते हैं दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री क्या है, देखो रिपेयर्स वेयर मेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹50।
अब ये देखो यहाँ पर अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी पता है? अकाउंटेंट ने यहाँ पर जो गलती की है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटेंट को ये नहीं पता कि रिपेयर्स जो बिल्डिंग के किए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। और उसने क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट को एसेट अकाउंट को ही डेबिट कर दिया, जबकि आपको रिपेयर्स टू बिल्डिंग या सिर्फ रिपेयर्स अकाउंट बोल लो उसको डेबिट करना चाहिए था एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अकाउंटेंट का क्लियर नहीं था जिसने ये एंट्री की, और उसने रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करने की जगह बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्या हो गया प्रॉब्लम इसके कारण? इसके कारण प्रॉब्लम ये हो गया कि बिल्डिंग अकाउंट की वैल्यू 50 रुपए से बढ़ गई जो कि नहीं बढ़नी चाहिए थी, और रिपेयर्स अकाउंट में एक खर्चा बुक होना चाहिए था 50 रुपया का जो कि नहीं हुआ। तो रिपेयर्स अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, और बिल्डिंग अकाउंट जो ऑलरेडी गलती से डेबिट हो रखा है उसको करना पड़ेगा क्रेडिट, ताकि बिल्डिंग अकाउंट की गलती जो है वो सही हो जाए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है। अब एक चीज याद करो, जब मैंने आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू पढ़ाया था उस समय मैंने बोला था कि किसी भी एसेट में जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो कैपिटलाइज होगा कि नहीं, यानी कि वो खर्चा कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा, उसका देखने का एक तरीका होता है। अब पुट टू यूज का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किस दिन को एसेट पुट टू यूज हुआ है। मान लो कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग अभी हमारा बन ही रहा है, ठीक है, और बनते बनते ही बिल्डिंग में कुछ खराबी आ गई, मान लो कि कुछ टूट गया बनते बनते ही, और उसको आप रिपेयर करा रहे हो, तो वो रिपेयर्स फिर बिल्डिंग के अकाउंट में ही ऐड होगा, क्योंकि अभी तक बिल्डिंग को हमने यूज करना चालू नहीं किया है, बिल्डिंग पुट टू यूज नहीं हुई है। तो तब तक जब तक आपका बिल्डिंग पुट टू यूज में ना हो जाए, यूज करना आप उसको चालू ना कर दो, तब तक जितने भी खर्चे होंगे सारे बिल्डिंग अकाउंट में जाएंगे, सारे कैपिटलाइज होंगे, यानी कि सारे कैपिटल खर्चे होंगे। लेकिन एक बार आप बिल्डिंग यूज करना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद बिल्डिंग में छोटी मोटी क्या होती है कि इधर उधर कुछ टूट जाता है, फूट जाता है, मरम्मत करवानी पड़ती है, तो वो सब रेगुलर जो रिपेयर्स होते हैं ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और वो रिपेयर्स अकाउंट में ही डेबिट होंगे ना कि बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, यहां पर मैं लिखता हूं, देखो, रिपेयर्स टू बिल्डिंग आप लिख सकते हो या सिर्फ रिपेयर्स अकाउंट भी लिख सकते हो। मैं रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट लिख रहा हूं, इसको करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि ये डेबिट होना चाहिए था पर हुआ नहीं, और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गई गलती से, तो टू बिल्डिंग अकाउंट आप बिल्डिंग अकाउंट को कर दो क्रेडिट, ठीक है। तो टू बिल्डिंग अकाउंट में 50 रुपए क्रेडिट कर दो, तो हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। और यहां पर नरेशन क्या लिखना है, बीइंग रिपेयर्स टू बिल्डिंग चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट या डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट, an amount of rupees 100 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to trade expenses account। देखो क्या हुआ है कि प्रोप्राइटर ने एक ड्राइंग्स किया है, ठीक है, कितने का, 100 रुपए का। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था, और टू आपको जो है कैश या बैंक, जो भी कैश से अगर पैसा उठाया गले से तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, या बैंक अकाउंट से निकाल लिया बिजनेस का तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे, तो उसकी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, डेबिट साइड में। प्रोप्राइटर ने जो 100 रुपए विड्रॉ किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हमने या अकाउंटेंट ने बोल लो कहाँ डेबिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में, जबकि डेबिट कहाँ होना चाहिए था, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में गलत डेबिट है, तो उसको सही करने के लिए ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट, और ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, ठीक है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। यहां लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट को करेंगे डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, 100 रुपए का आप एंट्री जो है वो डाल दो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। और नरेशन क्या होगा, ड्रॉइंग्स अमाउंट विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ऑफ ₹100 डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है, ये हो गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखो जब भी हम रेंट पे करते हैं तो रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है। यहाँ पर इसने रेंट लैंडलॉर्ड को पे किया है, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी ऐसा सिचुएशन में कि जिस भी बंदे की बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो एज योर दुकान या गोडाउन, उस बंदे को आप क्या करते हो, रेंट देते हो, ठीक है। अब वो बंदा तो आपके जान पहचान का है, हो सकता है कि वो आपके दुकान से कोई उधारी में कोई सामान वामान खरीदता होगा, ठीक है, आप भी उसको उधारी में बेचते होगे क्योंकि जान पहचान वाला बंदा है भाई, उसी की दुकान पे उसी की बिल्डिंग में आप अपना दुकान चला रहे हो भाड़े पे।
अब क्योंकि वो आपके बिजनेस से कुछ उधार में खरीदता होगा तो उसलिए उसकी एक पर्सनल अकाउंट भी होगी बिजनेस में, ठीक है ना, वो आपका तो डेटर भी हो गया। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, वो जो 100 रुपए आपने रेंट के लैंडलॉर्ड को दिए थे, वो अकाउंटेंट ने क्या मान लिया, कैसे रिकॉर्ड कर दिया, उस लैंडलॉर्ड का जो पर्सनल अकाउंट है बिजनेस में उसमें डेबिट कर दिया। लेकिन क्या ये होना चाहिए था? नहीं। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? देखो एंट्री तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू कैश या बैंक, जिससे भी आपने पेमेंट किया है वो होना चाहिए था। लेकिन रेंट अकाउंट की जगह आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अब कैसे ठीक करेंगे इसको? इसको ठीक करने के लिए लैंडलॉर्ड का जो अकाउंट हमने डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे, और रेंट अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, सिंपल। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट जो है ये होगा एंट्री। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और यहां पर लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, या आप लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ लैंडलॉर्ड अकाउंट लिख रहा हूं, इसको कर देंगे क्रेडिट। तो यहां पर अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज़, तो वो 100 रुपीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, देखो पांचवा पॉइंट क्या है, सैलरी ₹125 पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सेम गलती, सेम गलती। ये अकाउंटेंट जो है ना, इस बिजनेस ने, राम प्रसाद एंड सन्स ने जो अकाउंटेंट रखा है वो निहायती बेवकूफ़ और निठल्ला अकाउंटेंट है, ठीक है। इसको कुछ नहीं आता, इससे ज़्यादा तो हम क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को बताते हैं और उनको ज़्यादा अच्छे से आता है। देखो सैलरी जो है 125 रुपया का, ये भी क्या होना चाहिए था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ पहले की चीज़ें जो लिखी हुई हैं, यहाँ मिटाता हूँ। ये जो सैलरी है, ये सैलरी, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू कैश या बैंक, जिससे भी आपने पेमेंट किया है वो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, सैलरी की जगह इस क्लर्क के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, क्लर्क अकाउंट डेबिट कर दिया। तो अभी कैसे ठीक करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्लर्क अकाउंट जो डेबिट हो गया था गलती से उसको क्रेडिट करके रेक्टिफाई कर देंगे। तो एंट्री सेम ऐसी ही होगी, वही रेंट लैंडलॉर्ड वाला जो केस था, सेम टू सेम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क। आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं सैलरी अकाउंट, इसको करेंगे डेबिट टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट, या क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट इस बार लिख देता हूँ, तो क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है। 125 रुपये अमाउंट थी शायद, एक बार देख लेते हैं, हाँ 125 रुपये, तो यहाँ पर 125, यहाँ पर भी 125। ओके, सिंपल। चलो 6 पॉइंट क्या है, ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। काफ़ी आसान और सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखो 100 रुपया हमने रिसीव किया है किससे, शाह एंड कंपनी से, हाईलाइट कर देता हूं, लेकिन एंट्री किसके नाम से हो गई है, शॉ एंड कंपनी। काफ़ी मिलते जुलते नाम है ना, तो अकाउंटेंट ने क्या किया, गड़बड़ कर दी। अब यहां पर देखो एक चीज़ बोला है कि एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी, ठीक है। तो कैश बुक, एक बार मैं आपको एक कैश बुक दिखाता हूं। यहां पर मान लो कैश बुक है ये एक, ठीक है। इसके रिसीव्ड साइड में आपने एंट्री की होगी, 100 रुपये आपने रिसीव किए हैं, और यहां पर शाह एंड कंपनी आपको लिखना था, ठीक है, लेकिन आपने क्या लिख दिया, शॉ एंड कंपनी। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि कैश बुक में ही रिसीव्ड साइड में गलती हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज बोल दिया है कि एंटर्ड एज, ठीक है। यहां पर एक बार मिटाता हूं, रुको, यहां पर बहुत ज्यादा क्लमजी कर दिया मैंने, यहां पर लिख दिया रॉन्गली एंटर्ड एज, रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट या क्रेडिट नहीं बोला, रॉन्गली एंटर्ड मतलब पहली एंट्री कहाँ होती है, कोई भी कैश रिसीव या पेमेंट की पहली एंट्री कैश बुक में होती है। तो जब एंट्री के समय ही गलती कर दिया, रॉन्गली एंटर्ड लिख दिया, तो यहां पर कैश बुक में जब 100 रुपया रिसीव किया होगा, शाह एंड कंपनी, टू शाह एंड कंपनी लिखना चाहिए था रिसीव साइड में, उन्होंने टू शॉ एंड कंपनी लिख दिया। क्या कर दिया यहां पर, टू शॉ एंड कंपनी यहां पर लिख दिया, ठीक है। यहां होना चाहिए था शाह एंड कंपनी होना चाहिए था। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या हुआ, ये वाला जो पोस्टिंग हो गया कैश बुक से, ये पोस्टिंग हो गया शॉ एंड कंपनी में, ठीक है। एक बार जरा रुकना, मैं आपको बता देता हूं, ये शाह और ये शॉ, ठीक है। यहां पर लिखते हैं, ये है शाह और ये है शॉ, ओके। तो ये जो पोस्टिंग है इसकी डेबिट में, कैश बुक की डेबिट में जो ये पोस्टिंग है, ये आएगा कहां, ये शॉ में आएगा क्रेडिट साइड में। तो यहां पर पोस्टिंग हो गया बाय कैश 100 रुपये, लेकिन जबकि पोस्टिंग होनी चाहिए थी यहां शाह में बाय कैश,
ऐसे 100 रुपये। तो ये पोस्टिंग तो हुई नहीं है, तो इसमें क्रेडिट हमको डालना पड़ेगा शाह में, और यहाँ पर जो क्रेडिट में ऑलरेडी ये पोस्टिंग है, इसको हटाने के लिए हमको यहाँ पर एक डेबिट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक डेबिट डालेंगे, तो शॉ एंड कंपनी को करेंगे डेबिट, टू शाह एंड कंपनी करेंगे एंट्री। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर 6th पॉइंट में आ जाओ। 6th पॉइंट में यहाँ क्या लिखेंगे, शॉ एंड कंपनी को करेंगे डेबिट, शॉ एंड कंपनी अकाउंट को करेंगे हम डेबिट 100 रुपये से, और क्रेडिट क्या करेंगे, टू शाह एंड कंपनी। अगर नहीं समझ में आया ना ये वाला, तो एक बार कमेंट्स में बता देना, वरना वैसे इजी बहुत है, नहीं समझने का तो कोई बात है नहीं, बिल्कुल इजी है, इतना डिटेल्स में मैंने आपको समझा दिया। 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ₹700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, सेम टू सेम ऐसा। 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ 700 रुपए का टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटर एसेट है भाई, टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट करो। ठीक है, टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट नहीं करके क्या किया, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। बोलो, ये टाइपराइटर खरीदना क्या ऑफिस एक्सपेंसेस है क्या? ये तो एक एसेट है, तो एसेट के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ये तो हमारा लंबा चलेगा। ठीक है, ये तो 1 साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट जो है वो नहीं होना चाहिए था। अब ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट तो हो चुका, तो क्या करना पड़ेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, और टाइपराइटर के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, तो वो हुआ नहीं, तो टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है, 700 रुपये। तो आते हैं यहाँ लिखते हैं टाइपराइटर अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट 700 रुपये से, और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि उसमें गलत डेबिट पड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 700 रुपये से हमने कर दिया क्रेडिट। तो देखो सारी एंट्रीज जो है ना, हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री 7 ही थे इस क्वेश्चन में, हाँ 7 ही थे, हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और इसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। वैसे जितना भी मैंने कराया आपको सही कराया, गलत कुछ नहीं कराया। ठीक है, और नरेशन वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे नरेशन लिखा है, वैसे मैंने आपको तो बता ही दिया था 1-2 केसेस में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डाउट है, ठीक है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया ठीक से इसमें से, तो कमेंट्स में एक बार पूछ लेना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं उसका फीडबैक भी आप कमेंट्स में देना, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फीडबैक कमेंट्स में दे के बताना कि हाँ सर समझ में आ गया, और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।